हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। आज हम दोस्तों सोसाइटी एंड एजुकेशन यानी कि शिक्षा और समाज डीएलएड, बीटीसी और जीबीटी जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो टॉपिक है यूनिट 2 है। यूनिट 2 का ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन, यानी कि दोस्तों शिक्षा से संबंधित संविधानिक हमारे प्रावधान इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो हमारे संविधानिक प्रावधान है वो पढ़ते हैं। उसका फर्स्ट है एजुकेशन इन द करंट लिस्ट। हमारी जो शिक्षा है वो हमारी करंट लिस्ट में है। ठीक है, क्या हुआ कि 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसमें एजुकेशन को हमारी करंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था। यानी कि दोस्तों करंट लिस्ट क्या होती है, आओ इनको समझते हैं। करंट लिस्ट जो हमारी जो लिस्टें हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो लिस्ट है, फर्स्ट है नेशनल लिस्ट, सेकंड है हमारी स्टेट लिस्ट, थर्ड है हमारी करंट लिस्ट। और नेशनल लिस्ट को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय, या फिर हम संघ भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, संघ सूची भी कहते हैं और राष्ट्र सूची भी कह सकते हैं। संघ सूची में क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें जो हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वही लॉज बना सकती है, अदरवाइज स्टेट की नहीं बना सकती है। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ऐसी फील्ड्स, कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जिसमें स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ही उन पर लॉ या फिर लॉ या कुछ भी रूल रेगुलेशन बना सकती है। लेकिन जो करंट लिस्ट है, करंट लिस्ट में एक ऐसी फील्ड्स आती हैं जिसके अंदर दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रूल रेगुलेशन बना सकती है, और जिसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन फील्ड्स में बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल है एजुकेशन। एजुकेशन 42 अमेंडमेंट के बाद 96 में जो हुआ था, 1976 के अंदर, जिसमें क्या हुआ था कि हमारे एजुकेशन कंसेप्ट को करंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था। जिससे क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गई एजुकेशन के फील्ड में। ओके, ये था हमारा फर्स्ट प्रोविज़न। ठीक है, सेकंड है वुमेन एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन की क्या प्रोविज़न दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि महिलाओं को और चिल्ड्रन को, यानी बच्चों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है, इसमें एग्जांपल है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आप जानते होंगे महिला आयोग के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा आयोग है जिसके अगर कभी भी किसी भी महिला के साथ एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार होता है या फिर किसी प्रकार का शोषण होता है, तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यानी कि महिला आयोग, ये उस कार्रवाई उनके लिए कार्रवाई करती है। अगर किसी महिला को लगता है कि उसके साथ शोषण हो रहा है तो वो अपने अपील नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में दे सकती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट है प्रोविज़न क्लियर डायरेक्शन फॉर रिलीजियस एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, तो शिक्षा की जो दिशा है वो सभी धर्मों के लिए क्या होगी, समान होगी। यानी कि शिक्षा जो हमारी है उसके अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक मतलब कि पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को कि धर्मों के बारे में। मतलब जो शिक्षा है ना, उसका जो दिशा है बिल्कुल सीधी होगी, बिल्कुल सभी के लिए बराबर, सभी के लिए समान, सभी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे स्टेट है, वो राज्य हैं, वो फंड कर सकते हैं, यानी कि कुछ मदद कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि शैक्षिक संस्थाओं के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कैन नॉट कंपेल द चिल्ड्रन टू बी प्रेजेंट इन एनी रिलीजियस सेरेमनीज। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी रिलीजियस अभी प्रेजेंट में हैं उनमें, जैसे कि कोई भी है, कोई भी उनमें समारोह, हिंदी में सरमोनीज को कहते हैं शायद, समारोह, कोई प्रकार का प्रोग्राम होता है, तो उसमें किसी भी बच्चे को ये नहीं कि मजबूर किया जाएगा कि आप उसके धर्म के जो कल्चर है उसको अपनाओ या फिर मानो, जरूर उसे कंपेयर नहीं किया जाएगा, यानी मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैन नॉट अरेंज एनी रिलीजियस एजुकेशन। आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल जो 28 है वो ये कहता है कि किसी भी धर्म को, ठीक है, किसी भी धर्म को शिक्षा से अरेंज यानी कि जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल राइट टू एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, इक्वल राइट टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का यहाँ मतलब है कि इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि किस तरह से हमारे संविधान के अंदर कहीं भी अगर एडमिशन लेते हैं बच्चों को, किस प्रकार से प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्या राइट्स हैं। आर्टिकल 29 थर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी सिटीजन, किसी भी नागरिक को जाति, रंग भेद
भाव और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से मतलब कि वंचित नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने से, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या वो गवर्नमेंट हो या किसी भी एनजीओ का हो। ठीक है, सभी को, सभी के लिए आज़ादी है एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। अब पढ़ेंगे हम कुछ विशेष प्रावधान जो माइनॉरिटीज़ को दे रखे हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ विल enjoy द राइट टू establishment एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ देयर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भाषाई और धार्मिक आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्थापित, उसकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। उदाहरण देता हूँ दोस्तों मैं आपको कि मदरसे आपने सुने होंगे, मोमडन जो होते हैं उन्होंने मदरसे उनको खोलने की, ओपन करने की छूट है। ठीक है, एग्जाम्पल है आर्टिकल 30 का। आर्टिकल 32 इसमें क्या कह रखा है, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय माइनॉरिटीज़। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो माइनॉरिटीज़ के द्वारा इंस्टीट्यूशन जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं वो जो चलाई जा रही हैं उसमें मदद करने के लिए गवर्नमेंट किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन के बारे में, कि अब जो बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान दे रखे हैं, कंपलसरी है जो पढ़ाई और हमारी जो शिक्षा को फ्री और कंपलसरी बना दिया गया है, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में इस प्रोविज़न में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे आर्टिकल 45 ने डिक्लेयर कर रखा है कि जब तक बच्चा 14 साल का है जब तक उसे फ्री एंड कंपलसरी यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी ही नेसेसरी है किसी भी राज्य के लिए। राज्य यानी राज्य समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोविज़न पढ़ते हैं, चाइल्ड केयर एंड प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन फॉर इन्फेंट्स। इसका मतलब है बच्चों की देखभाल और शिशुओं के लिए शिक्षा में प्रावधान। ठीक है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो कि 2001 में हुआ था, जिसमें 45 आर्टिकल को ऐड किया गया। आप जानते हो कि 45 आर्टिकल क्या कहता है, 45 आर्टिकल ये कहता है कि बच्चा जब तक 6 साल से लेकर 14 साल तक उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और गवर्नमेंट उसे देकर उसको, गवर्नमेंट को उसे प्रोवाइड करवाना उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये इस चीज़ में है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेशल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वीकर क्लासेस SC ST। अब दोस्तों हम उनको जो SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स उनके बारे में जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोविज़न दे रखे हैं उनके लिए। ठीक है, स्टेट विल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर एजुकेशंस ऑफ द पीपल स्पेशली द SC और ST अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के में कह रखा है कि जो SC और ST है यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी जिसे कहते हैं जनजाति, है ना, उनको उनको जो है स्टेट के द्वारा प्रमोट यानी कि हेल्प की जाएगी किसके क्षेत्र में, एजुकेशन के और आर्थिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें मदद दी जाएगी। ठीक है, जो कि जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो यहीं से आया है। नेक्स्ट दोस्तों प्रोविज़न ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय यूनियन गवर्नमेंट। इसमें क्या बता रखा दोस्तों, कुछ इसमें प्रावधान क्या है, यानी कि जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन यानी कि उच्च माध्यमिक जो शिक्षा होती है, रिसर्च सेंटर यानी कि अनुसंधान केंद्रों के बारे में, जो कि उनमें जो प्रावधान यानी प्रोविजंस दे रखे हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दोनों क्षेत्रों में यानी दो उच्च हायर एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च सेंटर के क्षेत्र में, दोनों में ही, ठीक है, फाइनेंस और लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स इन सभी की क्या करेगी, व्यवस्था करवाना किसकी जिम्मेदारी है, यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, फाइनेंस मतलब कि जो फंड्स जो पैसे धन होता है, और लाइब्रेरीज मतलब कि जो पुस्तकालय होता है, और म्यूजियम्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, यूनियन गवर्नमेंट की है।
अब पढ़ेंगे दोस्तों हम स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन ऑफ एग्लो इंडियन कम्युनिटी। एग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी समुदाय के लिए किस प्रकार से हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, देखो एग्लो इंडियन जानते होंगे आप। एग्लो इंडियन क्या होते हैं कि जिनके पूर्वज जो विदेशों से संबंधित या फिर विदेश से किसी भी अन्य देश से बिलोंग थे, उन्हें उनकी जो पीढ़ी आ रही चलती आ रही है उसे ही हम एग्लो इंडियन कहते हैं। अब उनके लिए क्या किस प्रकार का प्रावधान दे रखा है हमारे भारत के संविधान के अंदर, वो पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 337 एंश्योर ये करता है कि किसी भी मतलब देखो, जब कभी भी अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है कोई, जैसे कि या फिर वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट हो, जब तक एग्लो इंडियन से रिफंड नहीं ले सकती, ग्रांट का मतलब होता है पैसा या धन लेना, जब तक नहीं ले सकती, जब तक उस इंस्टीट्यूट में 40% से ज़्यादा बच्चे अलग कम्युनिटी के ना हो। ठीक है, जब तक अगर 40% से ज़्यादा कम्युनिटी के अलग अदर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे मांग कर सकती है ग्रांट का। लेकिन उससे पहले किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो एग्लो इंडियन से रिफंड ले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब हम भाषाई की जो हमारी भाषा में हमारी शिक्षा में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके क्या इम्पोर्टेंस मिली है वो पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 22 लैंग्वेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड स्टेट विल मेक सुटेबल एफर्ट फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी कि हमारी देश में जो हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं को इम्पोर्टेंस दी गई है, महत्व दिया गया, जिसमें हिंदी भी आती है। हिंदी फर्स्ट नंबर पर आती है। ठीक है, और जो अदर लैंग्वेज है उनको अपने जो राज्य हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से या एफर्ट के हिसाब से उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो। अब है दोस्तों लास्ट हमारा प्रोविज़न है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। आर्टिकल 347 में इसके बारे में पूरी तरह से दे रखा है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। इट शैल बी सी एंड वेयर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल स्पेशली फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप्स। इसका मतलब यह है कि जो भी किसी भी प्रकार की शिक्षा अगर देनी है बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, तो बच्चों को अपनी मदर टंग लैंग्वेज में ही उन्हें क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, किसी प्रकार की नॉलेज देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो भले ही वो माइनॉरिटी के हो या कहीं के भी हों, उन्हें अपनी ज़्यादातर अपनी जो उनकी मातृभाषा होती है उन्हीं का ज्ञान होता है। क्योंकि बच्चा जिस माहौल में रहता है उसी माहौल की लैंग्वेज को सीख पाता है। इसीलिए कम से कम प्राइमरी लेवल पर तो बच्चों को उसी लैंग्वेज में मतलब उनकी मदर टंग के लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, हमारे आर्टिकल 347 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारे कुछ प्रोविजंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ कर दे दोस्तों। और